हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपने चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने कल देखा था कि 1991 के जो आर्थिक संकट था वो उससे उबरने के लिए सरकार ने कुछ नीतियां बनाई थी और वो नीतियां हम लोगों ने डिस्कस वैसे पहले भी कर रखी है, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं। उसमें से क्या बनाया था सरकार ने बनाया था एल, पी और जी, यानी लिबरलाइजेशन जिसका मतलब है उदारीकरण, पी प्राइवेटाइजेशन जिसका मतलब है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन जिसका मतलब है वैश्वीकरण। ये तीन मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, लेकिन एक बार फिर से मोटे तौर पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, उदारीकरण क्या है यानी लिबरलाइजेशन क्या है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। अब उदारीकरण में हम देखेंगे कि सबसे उदार का मतलब क्या होला, लिबरल यानी ढील देना। तो पहले जब कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ भी लगाना होता था तो उसके लिए सरकार का लाइसेंस लेना बहुत आवश्यक होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब सरकार अब कब 1991 में, ठीक है ना, जून में संकट आया, जुलाई में ये नीतियाँ अपनाई गई। तो उदारीकरण में क्या किया गया कि जो सरकार का नियंत्रण था वो सरकार के द्वारा जो लगाए गए प्रबंध थे वो प्रबंध उदारीकरण के अंडर में उनमें ढील दे दी गई। हाँ, सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं रही। अब देखिए, ये देखिए लाइसेंस, परमिट मतलब हमें आज्ञा चाहिए होती थी सरकार की। इसमें क्या हुआ, थोड़े से उद्योगों को छोड़कर अधिकांश की लाइसेंस की आवश्यकता को ही समाप्त कर दिया। जब लोगों को ये लगा कि उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है किसी भी उपक्रम को खोलने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए और उन्होंने जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी उत्पादक की इकाइयाँ, उत्पादन की इकाइयाँ। उसके बाद व्यावसायिक कार्यों में के पैमाने के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अर्थात व्यवसायिक गतिविधियों के विस्तार को अपनाकर संकुचन पर कोई प्रबंध नहीं। उसका दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उसका विस्तार का मतलब होता है फैलाव, बहुत बड़ा एरिया। संकुचन का मतलब होता है उसको छोटा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर व्यवसायिक कार्यों का विस्तार होने लगा और कोई भी उनको बाइंड अप करने के लिए मतलब मनाही थी, बल्कि उसको बढ़ाने पर प्रोत्साहन दिया जाता था, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरी हमारी पॉइंट है वो ये है वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता, निर्धारित करने की। ये वाला पॉइंट कह रहा है वस्तु, पहले सरकार जो है वो ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं का जो है वो मूल्य निर्धारित करती थी। अब क्या होने लगा कि डिमांड और सप्लाई दो ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी वस्तु का जो है वो मूल्य निर्धारित करती है, तो उसकी स्वतंत्रता दे दी गई। कर की दरों में कमी कर दी गई, ये देखिए, तथा अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक नियंत्रण को उठा देना। कहने का मतलब ढील पे ढील दे दी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपक्रम जो है वो आगे आएँ और उत्पादन गतिविधियों को अपना करके देश के जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ठीक है। तो यहाँ पर लेट द स्क्रीन रोटेट एक बार, हाँ यहाँ थे। अब ये देखिए वस्तु एवं सेवाओं को मूल्य, इसके बाद है इसके बाद जो इन लोगों ने बताया हुआ है वो ये है आयात एवं निर्यात की प्रक्रिया का सरलीकरण, उसको सिंपल कर दिया, ठीक है ना। सिंपल, सरलीकरण का मतलब सिंपल कर देना। कॉम्प्लेक्स होता है, मुश्किल होता है तो लोग उसको करने से हिचकते हैं, उसको बिल्कुल ही आसान बना दिया गया। और भारत में विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी आकर्षित करने को सरल बनाना, मैंने आपको पहले भी बताया था, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको प्रोत्साहित किया। जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स थे, जो फॉरेन के लोग थे, उन्हें ये कहा गया, फॉरेन के इन्वेस्टर्स को ये कहा गया कि आओ इन्वेस्ट इन इंडिया, भारत में इन्वेस्ट करो ताकि गतिविधियों को एक जो है वो गति प्रदान हो। तो ये आपका लिबरलाइजेशन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन यानी L, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे निजीकरण। निजीकरण में क्या क्या हुआ, निजीकरण में सरकार ने अपना जो पैसा लगा रखा था वो तो वापस डिसइन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। एक होती है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करना,
डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश करना। तो सरकार ने अपने जो शेयर्स थे वो जहाँ जहाँ लगा रखे थे वो वापस ले दिए, और जो निजी व्यक्ति थे, निजी लोग थे, उनके हाथों में वो शेयर्स जो है वो दे दी गई, या उन्हें कहा गया कि आप इनको खरीद लो, जिससे कि निजीकरण बढ़ा, सरकारी हस्तक्षेप कम हुआ, और जो आगे आने वाली गतिविधियां थी, उत्पादन गतिविधियां थी, उनको एक गति मिली। और संकट के प्रमुख शीघ्र सुधार कार्यक्रम, ये आप सारे एक बार देख लेंगे, अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार रीडिंग इनकी बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे, हाँ हम लोग उसके बारे में ही पढ़ रहे थे, निजीकरण के बारे में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब सरकार कोई कार्य करती है तो उसमें जो है वो प्रॉफिट की उतनी क्षमता नहीं रहती, जबकि निजी अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें प्रॉफिट की अच्छी जो है वो संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी मेहनत से कार्य करता है। अब हम लोग देखेंगे, सरकारी कंपनियां घाटे में चलती हैं और निजी कंपनियां जो हैं उनको नया मोड़ प्रदान करती हैं। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में पूरी जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, उन अर्थव्यवस्थाओं को एक समझना ही वैश्वीकरण कहलाता है। एक समझना यानी इट नोज नो बाउंड्रीज। दैट मीन्स कोई भी बाउंड्री, कोई भी ऑस्ट्रेलिया में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, म्यांमार में है, कहीं पर भी है, अर्थव्यवस्थाओं का एकजुट हो जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये 1991 का तीसरा था, ग्लोबलाइजेशन। और इसमें क्या क्या बात की गई है, आयात लाइसेंस, ये क्या कह रहा है, 1991 तक भारत सरकार ने आयात की मात्रा तथा राशि दोनों के सख्त नियमन की नीति अपनाई। मतलब हम आयात कम करेंगे और एक्सपोर्ट यानी जो है वो निर्यात अधिक करेंगे। करों के द्वारा प्रतिबंध एवं मात्रा संबंधी प्रतिबंध के संबंध में थे। व्यापार के नए उदारीकरण को लक्ष्य रख कर किए गए नए आर्थिक सुधारों का ध्येय आयात को उदार बनाता है। दैट मीन्स हम लोगों ने कोशिश की कि हमारे आयात कम हो और निर्यात अधिक हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के बारे यही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब उन्हीं चीज़ों को रिपीटेडली इन्होंने कहा है। अब एक और टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। प्लीज़ वेट अ सेकेंड।